नमस्कार ऋतु राजपूत की ओर से। बाहरी हमको ढूंढेंगी ये है उस कार्यक्रम का नाम। श्रोताओ आपको याद होगा, आप बात सुन रहे हैं गुरुदत्त जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनकी फिल्में, उनका संगीत, उनकी फिल्मों के गीत। हमने बहुत सी फिल्मों का जिक्र किया, जैसे आर पार पर बात हुई, बाजी पर बात हुई, बाज पर बात हुई, चाल पर बात हुई, सीआईडी पर बात हुई, फिर 74वें का चांद पे हमने बात की। और पिछला जो एपिसोड आपने सुना, जो अंक आपने सुना, उसमें प्यासा पर हम बात कर रहे थे। और इससे पहले कि प्यासा पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो, अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ है सुधीर चंद्रा जी, जो कि डीजी इनकम टैक्स में रहे और तमिलनाडु से सेवानिवृत्त हुए। और हमारे साथ हैं राजीव कुमार शुक्ल जी। राजीव जी, देखिए, प्यासा पर जो हमारी बातचीत चल रही थी, हम लोगों ने उसकी कथा पर बात की, उसकी फिल्मांकन पर बात की और हमने चर्चा की। मुझे लगता है कि प्यासा के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें जो संपन्न वर्ग के भीतर का एक खोखलापन है, जी बिल्कुल, उसको जिस तरह उसमें दर्शाया गया है। माला सिन्हा वो चरित्र हैं जो गुरुदत्त के चरित्र की, यानी विजय जो शायर है, महाविद्यालय के दिनों में उनकी प्रेमिका थी और उसके बाद उनका विवाह हुआ मिस्टर घोष और वो रहमान, मुझे लगता है अच्छा, रहमान साहब के बारे में हम लोग जैसे जॉनी वॉकर का जिक्र किया था कि जॉनी वॉकर को बड़े अद्भुत किरदार गुरुदत्त की फिल्मों में मिले। मुझे लगता है उसी तरह से रहमान का जिक्र भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। यकीनन, क्योंकि रहमान ने भी कुछ बड़े अविस्मरणीय चरित्र गुरुदत्त की फिल्मों में निभाए और इसमें प्यासा में अगर बात करें तो वो एक पब्लिशर के रोल में फिर आते हैं। बिल्कुल, और ऐसे क्रूर पब्लिशर हैं जिनका कहीं कोई भावनात्मक या संवेदनाओं से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, केवल अपनी पत्नी के प्रति उनका एकाधिकार है, बहुत पॉजिटिव हैं और किसी तरह का कोई समझौता नहीं चाहते हैं। और उसमें जो स्थितियां हैं, जैसे कि आप देखें, याद आपको करें कि जब पुनः भेंट होती है और माला सिन्हा का जो चरित्र है उनके अंदर, तो वो एक घबराहट भी है, भय भी है। जैसे कहते हैं ना, बहुत अब कुछ जो पा लिया है, भौतिक सुख सुविधा के रूप में पा लिया है, तो उसका आकर्षण या उसका बंधन है पैरों में, और इसके बरक्स, इसके सामने, यानी एक दूसरे तरह का जो प्रेम है, जो माला सिन्हा के चरित्र के साथ का प्रेम है, वो महाविद्यालय का प्रेम है, समाज के, कहना चाहिए कि एक साफ सुथरे वर्गों से आए हुए लोग हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं। लेकिन जो इसके बरक्स जो दूसरा प्रेम है, जो प्रेम अधिक आगे तक जाता है और फिल्म के अंत में, जैसे कहते हैं कि जो उस शायर के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर भविष्य की ओर यात्रा में चला जाता है, वो गुलाबो का चरित्र है जो वहीदा रहमान ने निभाया है। गुलाब का चरित्र है और जिसमें जो कि एक ऐसे परिवेश से आई हैं, देह व्यापार के पंख में फंसी हुई एक युवती है, लेकिन उसके भीतर एक तो पहले हम देख चुके कि संगीत की समझ थी, साहित्य की समझ थी, तो वो इनकी रचनाओं को रद्दी वाले के यहाँ से ले आई थी विजय की। और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि जो समर्पण है और जो सादगी है, उसका अपने आप में एक अद्भुत अलग आनंद है। और सबसे अलग बात जो इस फिल्म में, जब वहीदा रहमान जब स्क्रीन पर आती हैं, उनका वो जो सुंदर सौम्य शांत चेहरा है और बिल्कुल एकाकार भाव से वो समर्पित हैं गुरुदत्त के प्रति। और सुधीर जी, वो जो खास करके जो गीत है इस फिल्म का, आज सजन मोहे अंग लगा, बहुत ही मीठा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत उम्दा गीत है। और जो अभी आप लोग बात कर रहे थे उसमें बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे टू टाइप्स ऑफ लव कॉन्ट्रास्ट किया है गुरुदत्त ने। एक माला सिन्हा हु सोल्ड आउट टू क्रॉस कॉमर्स, एक प्लेटोनिक लव जो गुरु की तरफ है, और जब आखिर में आते हैं सब कुछ त्याग के गुरुदत्त जी कहते हैं, बाला सिन्हा भी कहते हैं, तुम्हें किससे क्या शिकायत है, सब तो तुम्हारे साथ आ गए। तो गुरुदत्त जी जब रिटॉर्ट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, शांति से कहते हैं कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे जो उस समाज से शिकायत है जहाँ झुक के मिलना एक कमजोरी समझा जाता है, जहाँ किसी के दुख दर्द पे आंसू बहाना सकता है कि इसमें वो शक्ति नहीं है जो शायद होनी चाहिए, और सब छोड़ के वहीदा रहमान के पास चले जाते हैं, गुलाब के पास चले जाते हैं और कहते हैं उससे कि मैं दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर चलोगी। और बस दोनों की शक्ल दिखाते हैं, कंकरेंस इज रिट ऑन देयर फेस, के दोनों एक दूसरे से सहमत हैं, चले जाते हैं एंड दे फेड अवे इनटू द सनसेट। लेकिन समाज पर कितना बड़ा व्यंग है। टू सोशल रिजेक्ट्स इन टर्न रिजेक्टिंग सोसाइटी एंड फेडिंग अवे इनटू द सनसेट। ये अपने आप में देखिए, ये एक वेरी यूनिक, ये काव्यात्मक न्याय है, पोएटिक जस्टिस है। और इसमें एक चीज और है कि देखिए, उनके पास कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो वास्तव में आप देखिए उनके हाथ में कुछ नहीं, कंधे पर कुछ नहीं, कोई बैगेज नहीं, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली हाथ, एक दूसरे का साथ, इसके साथ वो चल पड़ते हैं। और मुझे लगता है जिस गीत का जिक्र ऋतु जी आपने किया, आज सजन मोहे अंग लगा ले, और इसको हम अभी सुनेंगे,
जी। इसमें विशेष रूप से बात मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि ये वैष्णव भक्ति परंपरा से आया हुआ गीत है, बाउल शैली का इसमें प्रयोग है। कंपोजिशन भी उसी तरह का है इसमें पूरी होता तरह दत्त से। ने जिस तन्मयता से इसे गाया है, जी। सचिन देव बर्मन की धुन है, हम जानते हैं उसमें, और जी, साहिर जी, साहब ने इसे लिखा है, क्या खूबसूरत। और वह जो समर्पण है, वो जो उसके अंदर भक्ति का उसका भाव है, और इसे जिस चरित्र के साथ जोड़कर गुरुदत्त ने प्रस्तुत किया है, अद्भुत है। मैं समझता हूँ कि अद्भुत। ये जो रचनात्मक साहस है, ये भी अपने आप में सलाम करने की सलाम बात है। करने तो यहाँ इस बिंदु पर इस गीत को हम सुनते हैं। बिल्कुल। विरह के टुकड़े रह रह कर जब राधे बेसुध होली, तो एक दिन अपने मनमोहन से जाकर यूं बोली, आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। कई जुगू से है जागे, मरने न भागे। कई जुगू से है जागे, मरने न भागे। कहीं जिया नहीं लागे बिन तोरे, सुख दिखे नहीं आगे। ओ सुख दिखे नहीं आगे, दुख पीछे पीछे भागे। जग सुना सुन लागे बिन तोरे। प्रेम सुधा मोरी सांवरिया, सांवरिया। प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। मोहे अपना बना लो, ओ मोहे अपना बना लो। मोरी बाह पकड़ मैं हूँ जन्म जन्म की दासी। मोहे अपना बना लो, मोरी बाह पकड़ मैं हूँ जन्म जन्म की दासी। मोरी प्यास बुझा दो मन हर गिरधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरधर। मैं हूँ अंतर घट तक प्यासी। प्रेम सुधा मोरी सांवरिया, सांवरिया। प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब
अब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। लगभग प्यासा के सभी गीत श्रोताओं हमने आप तक पहुंचाए और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सभी गीत आपके दिल पर जरूर असर छोड़ करके गए होंगे। अब क्या कहेंगे आप? बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। उसमें अपने को जैसे सजा रही हैं, रिझाने के लिए अपने जी। पति को क्या रहे हैं वो, तो और सारा जेवर, और जेवर, आभूषण, आभूषण जी, कितने जी, अच्छी जी। तरीके से, और पिक्चराइजेशन कितना अच्छा गुरुदत्त जी ने किया है। बहुत सुंदर, बहुत पिया सुंदर। ऐसे जीव में समाये गए इसकी जो रे। पूरी धुन भी है ना, बहुत ऐसी उम्दा। गाती हुई धुन है, गाती हुई। ऐसी मतलब मुग्ध धुन है। वो हेमंत कुमार का कमाल हेमंत है। कुमार का कमाल है। जी, जी। और बिल्कुल जो आपने कहा सज रही हैं, संवर रही हैं, ये अपने आप में एक टिप्पणी है। ये अपने आप में देखिए, मैं समझता हूँ कि हम उस गीत के मोह में के साथ-साथ ध्यान दें कि पत्नी को पति के प्रेम को प्राप्त करने के लिए इतना सारा सरंजाम करना पड़े, ये अपने आप में स्त्री पुरुष संबंधों के हमारी वर्तमान समझ के अगर हम उसमें देखें तो कहीं न कहीं इस पर बहुत सी बात हो सकती है। लेकिन ये है कि गीत की जो भोलापन है, इसमें एक भोलापन भी है। बहुत एक लोकगीत जैसा भोलापन भी है। जी, जी। और अद्भुत अदायगी है गीता दत्त जी की। मैंने आपसे कहा ना, पहला गाना जो एक रहस्य का सा वातावरण रचता है, जो हमने बड़ी सुना। दूर से। बिल्कुल। और अब जो ये जो गीत है, ये बिल्कुल जो जिसे कहते हैं प्रेम की आकुलता है और प्रेम का उत्साह भी, उत्साह, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, जी, उत्साह है। उत्साह है। वो उत्साह है जो इसमें जी, जी। बिल्कुल पूरे गीत में बहता है। रहता है। क्योंकि इस गीत में अभी नायिका उस मोड़ पर नहीं पहुंची है कि वो नैराश्य में घिर जाए। तो पहले हम इस गीत को सुन लें बिल्कुल और दुरुस्त फिर है। जो कि हमारे श्रोताओं के जहन में बहुत से सवाल कुलबुला रहे होंगे कि आखिर कहानी क्या है। कहानी क्या तो है, उसके कहानी बाद पर वो भी आप बात बताइए। करेंगे, हाँ, लेकिन फिलहाल ये गीत। फिलहाल ये गीत सुनिए। याए सोजिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध जावा बैठी। याए सोजिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध जावा बैठी। हर आहट पे समझ आए गयो रे, हर आहट पे समझ आए गयो रे। घट घूंघट में मुखड़ा झुका बैठी। यार सो
स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूँ आपके साथ रितु, मेरे साथ हैं राजीव और हमारे मेहमान सुधीर। बात चल रही थी साहब बीबी और गुलाम फिल्म की। थोड़ी सी एक झलक दे दूं अगर आप दोनों अनुमति दें इस फिल्म की। कहानी शुरू होती है कि एक भूतनाथ नाम का चरित्र घूम रहा है एक पुरानी हवेली में, खंडहरों में, और घूमते घूमते उसे एक आवाज सुनाई देती है, महिला स्वर सुनाई देता है, और फिर उस स्वर के साथ ही एक पूर्व दीप्ति शुरू होती है, वो पार्श्व में जाता है, और फिर एक कहानी आकार लेनी शुरू करती है कि कैसे वो एक गांव में गया और फिर वो एक यहाँ रहता है। वो शायद नासिर हुसैन का जो चरित्र है इस फिल्म में, अगर आपको याद हो, हाँ, नासिर हुसैन जिनकी बेटी बनी है वो वहीदा रहमान, हाँ, उनके घर पर वो जब्बा जवाब वो गांव से आता है और उसे काम मिलता है वहाँ, और सुविनय बाबू के। हाँ, और वो थोड़ा सा मतलब शहर की चकाचौंध भी है, हाँ, नए तौर तरीके हैं। चूंकि जो वहीदा रहमान का चरित्र है वो शिक्षिता शहर की लड़की है और चंचल है और वो इसको भी देखकर घबराता है कि उसके साथ जो, तो वो जैसे मैं समझता हूँ कि ये मौका है यहीं पर हम ये परिचय भी करा दें कि वो जो कुछ होता है कि कैसे वो छेड़ती हैं, कैसे परेशान करती हैं, बाल खुले हुए हैं, साड़ी पहने हैं, और वो बिल्कुल दोनों हाथ अपने गाल पे रखे बुद्धू की तरह बैठे होंगे घर के दरवाजे पे, और फिर वो गाना भंवरा बड़ा नादान। और ये गाना हो जाए क्योंकि भंवरा वास्तव में बहुत नादान है, बहुत ही नादान था। और साहब, दिस इज अनलाइक हिज अदर कैरेक्टर्स है, इतनी इनोसेंस। ऐसा कैरेक्टर पहले गुरुदत्त ने, जैसे कागज के फूल ले लीजिए, प्यासा ले लीजिए, बड़े गंभीर कैरेक्टर्स हैं, और इसमें ही मूव्स टुवर्ड्स मैच्योरिटी फ्रॉम इनोसेंस। सुन लिया जाए इस गीत को। बिल्कुल दुरुस्त है। बड़ा नादान है, बगियन का बगियन, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना, कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना, कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान। बोले ना वो मुख देके कुछ बोले ना, भंवरा बड़ा नादान है। जैसे हो कोई
कुछ पूछे ना कुछ बूझे, कैसा अनाड़ी लागे रे वो, कैसा अनाड़ी लागे रे। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जानना 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 कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा गीत भंवरा बड़ा नादान। अब ये नादान भंवरा जब अपनी पुरानी स्मृतियों में जाता है तो फिर वो कहानी शुरू होती है खंडहर में एक आवाज, और फिर वो खोजबीन शुरू होती है। फिर उसे याद आने लगती है वो बातें कि वो एक संयुक्त परिवार में था जहाँ बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं, उनकी दुल्हन है और एक जमींदार परिवार है, जमींदार सामंत परिवार है, जहाँ पर वो एक तरह से एक नौकरी कर रहा है जी। और वहां पर वो एक प्रेक्षक के रूप में शुरू करता है कि उस पूरे तौर तरीके को देखता है और धीरे धीरे उस परिवार के एक व्यक्ति से उसका एक रागात्मक संबंध बनना शुरू होता है, छोटी बहू से, जो उसे एक अपने छोटे भाई जैसा स्नेह देती हैं और उसके संग संग फिर ये उसे अपने दिल की बात भी कहना शुरू करती हैं और इस तरह से उसके एक रिश्ते का विकास होना शुरू होता है। और बात बात पे बड़ा फूला है ऋतु, जो मीना कुमारी कहती है, जो वो अपना बुद्धू बना दिखाते हैं कि क्या कह रही है छोटी बहू, और वो बड़ा, क्योंकि वो बहुत कहीं ना कहीं उनके ऑरा से इतना ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि वो बहुत सुंदर चरित्र है इस फिल्म का और मीना कुमारी बेहद हसीन लगी हैं, बला की खूबसूरत लगी हैं। तो वो उनके सौंदर्य बोध से तो बिल्कुल चकाचौंध है ही, लेकिन वो जब सवाल करती हैं और उसके साथ कुछ ठिठोली करती हैं तो वो बिल्कुल अचकचा जाता है, जवाब ही नहीं दे पाता है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे लेकिन ये देखना शुरू होता है कि इस स्त्री का जीवन वास्तव में कितना एकाकी है, कितना रूखा है, कितना सूना है, कितना उदास है। और वो लगातार, चूंकि उसके जो पति देव हैं, यहाँ पर हम बात करें फिर जो मैंने चर्चा कुछ देर पहले की थी, रहमान साहब, और रहमान साहब का ये भी अद्भुत चरित्र है। जमींदार साहब हैं और उनका मानना है कि जमींदार जो है उसको तो फिर इस तरह से थोड़ा सा शौकीन होना चाहिए और महफिलों में जाना चाहिए, और घर की स्त्री या घर के लोग जो हैं उसमें खासतौर से उन्हें ज्यादा रुचि नहीं दिखानी चाहिए या नहीं दिखाते हैं। और ये महिला जो है ये भीतर भीतर, सोचिए आप, मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूंगा ऋतु जी, मृणाल पांडे जी का जो जानी मानी लेखिका हैं और उन्होंने बहुत गंभीर चिंतन भी किया है, मीडिया में बहुत काम किया है, हमारी प्रसार भारती के अध्यक्ष रही हैं। मृणाल जी का एक लेख था जिसमें उन्होंने फिल्मों में, भारतीय हिंदी फिल्मों में खासतौर से स्त्री की जो यात्रा है उस पर कहीं ना कहीं विश्लेषण किया था, उसकी विवेचना की थी जी। और उसमें उन्होंने मीना कुमारी को ऐसी अभिनेत्री के रूप में चुना था जो तमाम बार लगातार, यानी एक तरफ आप देखें तो वो ट्रेजेडी क्वीन है, हारने वाली, दुख से भरी हुई, लेकिन उन्होंने इसको रेखांकित किया है कि वो ऐसे चरित्र भी उन्होंने निभाए जो बार बार वर्जित क्षेत्रों में जाते हैं ठीक, और वो वर्जित क्षेत्रों में जाते हैं और उसका कारण संकट मोल लेते हैं, उस संकट को झेलते हैं, दुख पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो छोटी बहू का चरित्र है ये शायद सबसे जटिल चरित्रों में से एक है। बिल्कुल, एक तरफ वो घर की बहू है, उस सारे के सारी परंपराओं को निभा रही है और साथ साथ पति के प्रेम के लिए लगातार तरस रही है, और फिर उसके अंदर एक ऐसी स्थिति आती है जहां उसे लगता है कि शायद जो आपने कहा था कि अगर पति को यही पसंद है तो यही सही। और सबसे बड़ी बात उसमें वो जब रहमान को रोकने, यानी अपने पति को रोकने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो हर रात बाहर चले जाते हैं और वो हर उस तरह का श्रृंगार करती है कि किसी तरह आज पति रुक भर जाएं, उन्हें रोकना और पूरा श्रृंगार करना। पति का बार बार कहना, बोले मेरा वक्त नहीं कटता है, मैं क्या करूं घर में बैठे, तो बोले वही जो बड़की करती हैं, जेवर तुड़वाओ और नए बनवाओ, किसने रोका है तुम्हें। तो इस तरह की जो सामंतवादी जमींदार परिवारों की जो चीजें होती हैं वो इसमें रेखांकित हुई हैं। लेकिन मैं इशारा करना चाह रही थी कि इस फिल्म में जो देश काल है, जो परिवेश है, जो पृष्ठभूमि है, उससे इतनी डायरेक्शन की जो बहुत ही बारीक नजर होती है उससे फिल्माया गया, चाहे वो उनके लिबास हो, चाहे वो उस फिल्म के सामंतवादी परिवार का घर हो, फव्वारे हैं, 40 कमरों का घर है, सीढ़ियां हैं, बरामदा है, बड़े बड़े आकाशदीप जैसे झूमर लटक रहे हैं। और मुझे याद आता है कि इस फिल्म की शूटिंग शायद मॉडर्न स्टूडियोज बॉम्बे में हुई कुछ हिस्सा, लेकिन हवेली का जब जिक्र आता है, जो खंडहर है, वो शायद कोलकाता से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक जगह थी, धकुरिया। अच्छा, वहां पर खंडहर नुमा एक हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली, वहां पर इसका वो हवेली वाले दृश्य फिल्माए गए।
तो मैं फिर से आती हूँ मीना कुमारी पर। तो मीना कुमारी ने जो दर्द कहें और जो एक ललक है पति के प्रेम को पा लेने की, वो जो एक प्यास है, वो इतनी खूबसूरती से उनकी आँखों से किनारों से जो नमी झलकती है उनके, वो रो नहीं रही हैं, वो हँस नहीं रही हैं, लेकिन वो भीगी हुई आँखें हर बार ये बताती हैं कि किसी तरह से ये आज रुक जाएंगी। उनकी आंखें बोलती हैं। जी। मीना कुमारी was arguably the greatest actress of her times and I would say perhaps of all times on the Hindi screen. और जो उन्होंने परफॉर्मेंस उसमें किया है, उनकी आंखें बोलती थी, उनको एक्सप्रेशंस बोलते थे, कभी-कभी उनकी खामोशी बोलती थी। क्या बात मुझे है, तो ये क्या लगता बात है, था कि वो अच्छा, खामोशी बोल रही जब है। जिक्र हो रहा है खामोशी का, तो मैं कहूंगा कि उनकी आवाज भी बहुत खास थी। मीना जी की जो आवाज है, वैसे उन्होंने, अगर आप याद करें, मैं जिक्र करना चाहूंगा मिस मेरी का, मैं जिक्र करना चाहूंगा कोहिनूर का, आजाद का, काफी, हाँ, लेकिन ये है कि वो आनंद के साथ भी उन्होंने वो रोल किए हैं। लेकिन या बहुत भोली गांव की बाला है बैजू बावरा में, लेकिन ये है कि उस आवाज में कुछ खास बात है, और वो तकलीफ और दर्द को जब बयान करने पे आती है, बहुत अच्छा, तो मैं समझता हूँ इसीलिए जो ये गीत है, जी, न जाओ सैया छोड़ा के भैया, जो विवशता है, जो टूटन है, जो हार है, बिल्कुल पराजय है, मतलब उसमें यह है कि सब कुछ के बाद भी जब उसको होता है कि वो नहीं रुकता, चला ही जाता है, और उसको रोकने की अंतिम कोशिश जैसी हो रही है, वो नाकाम, तो अपने आप को गला कर, अपने आप को मिटाकर, अपने आप को तिरोहित करके वो प्रस्तुत होती हैं। और इसीलिए ये गीत जो है, ये ऐसी कारुणिक पीड़ा की ऐसी पुकार है, हालांकि मनुहार है, लेकिन जब आप इसको फिल्म में देखते हैं तो आप जैसे जैसे गीत खत्म होता है, वो फूल फेंक रही हैं, गजरा सुंघा रही हैं, सब सारे पाँव पकड़ रही हैं, सब कुछ किए दे रही हैं, ये सब लेकिन तुम्हारे पति लिए चला है गया। प्रीतम, जो तुम ना होगे तो क्या करूंगा, हाँ, तो क्या वो करूंगा? इंडिफरेंट, हाँ, यानी जो, हाँ, और जो पिक्चराइजेशन है इसका, एक पलंग के चारों तरफ आप उसको पिक्चराइज कर रहे हैं, क्या डायरेक्शन है गुरुदत्त का, और क्या वीके मूर्ति साहब का कैमरा वर्क है, अपार्ट फ्रॉम शकील साहब लिरिक्स और हेमंत कुमार साहब का संगीत और गीता दत्त की अमर आवाज। तो यहाँ क्यों ना पर इसके गाना सुन लिया जाए, जरूर, अमर जरूर। गीत क्यों ना सुना जाए। सुधीर जी, आइए सुनते हैं इस गीत को। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी।
भी सुन लो, जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो पिया, मेरी ये अर्ज भी सुन लो। तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ, यही जीऊंगी, यही मरूंगी, यही मरूंगी। बहुत अच्छा गीत, बहुत प्यारा गीत। और कार्यक्रम आपका अपना है, जी हाँ, बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूँ रितु, मैं राजीव और मैं सुधीर। बात चल रही थी साहब बीबी और गुलाम फिल्म की। हमने उनके कुछ गीतों की बात की, मीना कुमारी के अभिनय की बात की, लेकिन एक अक्खड़ और अलग तरह के चरित्र की अगर मैं बात करूं जो उनके पति ने निभाया, रहमान ने, कि वो उनके किसी मनुहार से प्रभावित नहीं होते और आखिरकार जहां उन्हें जाना होता है अपने दुक्के पे इक्के पे सवार होके निकल जाते हैं घोड़ा गाड़ी जी। पर। लेकिन इधर ये भोला बाबू जो हमारे गुरुदत्त जी का कैरेक्टर है, इस फिल्म भूतनाथ भूतनाथ। उनका नाम जी, है। राजीव जी क्या कहेंगे इस नहीं, चरित्र देखिए के बारे इसमें भी में? एक विकास होता है जो उनका रिश्ता जब्बा से है, जो जब्बा। हाँ, वहीदा रहमान का जो चरित्र है। जी। आप याद करें कि आशा जी का भी एक बहुत सुंदर गीत है, मेरी बात रही मेरे मन में। ये देखिए यहाँ, क्योंकि दुख जो है वो किसे छोड़ता है, ये जो चंचल प्रसन्नचित्त खुश मिजाज विदुषी लड़की है शहर की, वो भी जब कभी जीवन के संघर्षों में पाती है कि रिश्ता जो है टूट सा रहा है, दरक रहा है, दूर जा रहा है, और उसका ये गीत आता है। आप शायद ये भी जानते होंगे कि ये गीत जो है बांग्ला में भी इस गीत को गाया गया है, और इसका एक संस्करण बांग्ला में भी है, मेरी बात। लेकिन ये है कि इसका एक संस्करण है जो हिंदी में है, और क्या शानदार गाना वो है। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जो उसकी निराशा की एक मनस्थिति गाना है, पर क्या खूबसूरत तरीके से इसको फिल्माया भी गया है और किस ढंग से इसको निभाया गया है, आइए सुनते हैं। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह ना सकी उलझने, मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में, मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में, मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में, मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। कुछ कहते कुछ सुनते, क्यों चले गए दिल को मसलते, मेरी दुनिया हुई सूनी, बुझा आस का दीपक जल के, छाया रे अंधेरा मेरी अखियों में, मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। बहारें हमको ढूंढेंगी, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी और प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी